हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अध्यापक अड्डा। मैं निशांत। आज आपके लिए लेके आया हूँ ईवीएस एनसीईआरटी थर्ड क्लास का क्लास 1 में हमने चैप्टर नंबर 4 तक कर लिया था। चैप्टर नंबर 5 से क्लास 2 में स्टार्ट करेंगे। ये जो बेसिकली सीरीज है, ये आपका ईवीएस में जो पेडोलॉजी सेक्शन आता है, सीटेट पेपर 1 में 30 नंबर की ईवीएस होती है, जिसमें से 15 नंबर का ईवीएस और ईवीएस पेडोलॉजी रहता है। ईवीएस पेडोलॉजी के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की ईवीएस की, उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, की पॉइंट्स, जहाँ से क्वेश्चन होते हैं। उसी चीज़ को हम इस क्लास में डिस्कस करते हैं, जिसका आज पार्ट 2 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं उसको। इस चैप्टर में जो ये बेसिक्स डिटेल है, ये ईवीएस में आएगा, और ईवीएस पेडोलॉजी में जो अभी मैं आपको कराना चालू करता हूँ, इसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा चैप्टर नंबर 5 में, तो यहाँ पे पेज नंबर 66 पे आपको देखने को मिलेंगे शिक्षक संकेत। इसी से जो बेसिकली आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ईवीएस पेडोलॉजी के, वो यहीं से बनते हैं। कुछ कीट मिट्टी के ऊपर आने के लिए बरसात की प्रतीक्षा करते हैं। लंबे समय से मिट्टी में पेड़ पौधे बीज बरसात आने या पानी देने के अंकुरित हो जाते हैं। बच्चों के साथ इस पर बातचीत करें। हमें बेसिकली जो इस चैप्टर में बताया गया है कि इस चैप्टर का जो सार था कि कुछ चीज़ें होती है जो मिट्टी के अंदर रहती है, बरसात या पानी का जब उस पर छिड़काव होता है, किसी भी तरीके से पानी वहाँ पे जब आता है, तो जो कीट होती हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। जैसे इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, मिट्टी वाली जगह पे जहाँ पे बरसात होती है, तो केंचुए बाहर आने लगते हैं। ठीक है, वो इंसेक्ट हैं। जैसे पानी आया, पानी के नीचे नमी गया और वैसे ही केंचुए बाहर आ गए। वैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे एक सेकेंड लाइन दी गई है कि पानी के छींटे पड़ने पर अंकुरित, यानी जब किसी भी सोर्स से पानी जब जाता है, तो कुछ बीज जो होती है मिट्टी के नीचे रहती है, उसमें नमी पहुंचने के बाद वो अंकुरित हो जाती है। अंकुरित होने का मतलब यानी बीज पनपने लगना। जैसे कि आप इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हैं कि गर्मी के टाइम में सब लोग 90% लोगों को आम पसंद होता है। बहुत कम ही होंगे उन जिनको नहीं पसंद होगा। उनको नहीं भी पसंद होगा तो उनके घर वाले ज़रूर खाते हैं। जो आम के बीज होते हैं, उसे हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। तो कितनी बार क्या होता है कि वो मिट्टी में वो थोड़ा थोड़ा दबते दबते जब वहाँ पे पानी और नमी मिलने लगता है, तो वो गुठली सी ही पौधा बन जाता है, फिर वो पेड़ बनता है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। डिस्कस करने से क्या होगा, बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी होगी, जो क्वेश्चंस होंगे, वो खुल पाएंगे और बच्चे सब चीज़ को डेवलपली सोच पाएंगे। जो इन्होंने चैप्टर में पढ़ा है, वो एक तरीके से बच्चों के दिमाग में मेमोराइज हो पाएगा, और एक तरीके से बच्चों को अच्छे से अच्छे वे में समझ आ पाएगा। इसलिए यह टेस्ट बच्चों से कराया जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इस बुक में क्या दिया गया है टीचर्स के लिए। स्क्रॉल करते हैं। लगता है इस चैप्टर में बस एक ही पॉइंट था। चलिए चैप्टर नंबर 6 में देखते हैं। चलिए ये दे रहा, सभी बच्चों को यह जानकारियाँ एकत्रित करने के लिए सू- एकत्रित करने की सूची बनाएं। इस सूची का सार तैयार करें और बच्चों के बीच में विषय विषय में बातचीत करने के लिए प्रेरित करें। हमें इसमें बच्चों को, इसमें जो कहा गया है कि बच्चों को हमें डिबेट के लिए रेडी करना है, यानी बच्चे आपस में डिस्कस कर सके। तो उसके लिए क्या है, हम उन्हें एक टॉपिक देंगे
कि आप जो हैं इस टॉपिक पे इस चीज़ का डाटा लेके आएँ कि जैसे आप अपने स्कूल और घर के बीच में कितने पेड़ लगे हुए हैं, आप इस चीज़ को लेके आएँ और अगले दिन देखें कि वो पेड़ किस किस टाइप्स के पेड़ हैं, कितने फल देने वाले पेड़ हैं, कितने फल नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों के डाटा तैयार करेंगे, फिर उनके बाद वो सारे बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे कि मेरे रूट में इतना है, ये पेड़ पौधा देता है यानी फल देता है या नहीं देता है। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर हेजिटेशंस गायब होंगे और वो लोग आपस में डिस्कस करने लगेंगे। हो सकता है किसी बच्चों को ये पता हो कि इस पे ये पर्टिकुलर पेड़ है वो फल नहीं देता और उसका ये डाटा सही है, या मानिए गलत है तो दूसरे बच्चों को पता हो सही है, तो वो डिस्कशन में बच्चों को जो नॉलेज होगी वो एक दूसरे में आदान प्रदान होगा। नहीं होगा तो टीचर्स उसको सही करेंगे कि नहीं ये डाटा आपका गलत है, ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो इससे क्या होगा, बच्चों का डेवलपमेंट होगा अच्छे से। चलिए अगले पेज पे एक और संकेत है टीचर के लिए। बच्चे सब से इस बात पर जोर दे कि जानवरों से डर लगने या उसे पसंद न करने पर भी उन्हें मारना नहीं है। आमतौर पर जानवर हमें तब तक नुकसान नहीं पहुंचाते जब तक वह हमसे खतरा महसूस नहीं करते। हमें बच्चों के अंदर ये एक मोरल वैल्यू डालना है कि हमें किसी भी जानवर को अपनी तरफ से हार्म नहीं पहुंचाना है। कितने बच्चे होते हैं उनको डॉग्स पसंद होते हैं, कितने बच्चे डरते हैं, कितने बच्चों को नहीं पसंद होता है। तो वो क्या करते हैं कि जिनको नहीं पसंद होता वो उन्हें वो मारने लगते हैं। हमें बताना है कि कोई भी एनिमल कब जब तक आपके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेगा जब तक वो आपसे खतरा ना महसूस करे। ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डेवलप करना है, बच्चों को बताना है कि जानवर से ऐसा नहीं है कि बिना किसी मतलब या बिना किसी इसके ही वो डायरेक्टली आप पे अटैक कर देंगे। उन्हें ये अवेयर करना है बच्चों को। यही इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। ये देखिए एक और है इस चैप्टर में, सभी विचार बिंदुओं को समेकित करते हुए सरल शब्दों में उनका सार प्रस्तुत कीजिए। टीचर के लिए एक संकेत दिया गया है कि सभी जो विचार हैं उन बिंदुओं को एक तरीके से सम्मिलित करें, लाइन में लगाएं और एकदम ईजीएस्ट वे में हमें जो है ना उसको प्रस्तुत करना है, बच्चों को बताना है। उसमें कोई भी टेक्निकल वर्ड हमें नहीं यूज करना है। जितना हो सके उतना हम लोगों को नॉर्मल वे में बच्चों को बताना है। एकदम हाईली हिंदी में एकदम हार्ड हिंदी नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश में एकदम हार्ड लैंग्वेज नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट वो भाषा वो शब्द यूज करने हैं, वो वर्ड यूज करना है जो बच्चों को इजीली समझ आ सके। ठीक है, हमें उलझाना नहीं है बच्चों को, हमें एकदम ईजीएस्ट वे में, क्योंकि वो थर्ड क्लास के भी हम पढ़ा रहे हैं तो थर्ड क्लास के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा वो कोमल है, तो हमें उस तरीके से ही बच्चों को पढ़ाना है, हमें उस तरीके से ही बच्चों को बताना है। कोई एकदम हार्ड वर्ड या हार्ड सेंटेंसेस नहीं यूज करने हैं जिससे बच्चों को समझने में दिक्कत हो। चलिए फिर आगे चलते हैं, अगली पॉइंट देखते हैं क्या है। चलिए अगली पॉइंट ये है, छोटे बच्चों को पेड़ के साथ मित्रता करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह दूसरों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न करने का बहुत ही सरलता और प्रभावशाली तरीका है। शांत और
अपने में रहने वाले अंतर्मुखी बच्चों के लिए गतिविधियाँ अपनी भावनाएं साझा करके करने में बहुत सहायक होती है। हमें एक ऐसी एक्टिविटी करानी है, बच्चों को इतना अवेयर करना है, उन्हें ये संदेश देना है, उनसे ये कहना है कि आपका जो ये पेड़ है, आपके पेड़ आपके मित्र हैं। हमें इससे इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये चीज़ शुरू में ही बच्चों को समझाना होता है कि बच्चों कोई पेड़ को हार्म नहीं पहुंचाना है। ठीक है। और ये सारी चीज़ें करने, इससे क्या होता है, क्योंकि इस एज में ना बच्चों के बहुत ज़्यादा प्रभावशाली एक ये बनता है कि हमें इन्वायरमेंट को सेफ रखना है। जो बच्चे यानी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम शांत स्वभाव के होते हैं, वो किसी से बात नहीं करना चाहते, उन बच्चों को ना इन सब गतिविधि में यानी इन सब एक्टिविटी में अवेयर करना है। इससे क्या होगा, वो सारे बच्चे अपना आपस में एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर करेंगे, साझा करेंगे। इससे जो है उन बच्चों को, जो अंतर्मुखी बच्चे हैं जो किसी से साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, वो धीरे 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 करके वो सबके साथ नॉर्मल हो पाएंगे। ठीक है। इस एक्टिविटी का ये फायदा होता है। चलिए आगे देखते हैं। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। इकाई थर्ड, यूनिट थर्ड का ये देखिए, यहाँ पे आपके लिए शिक्षक के लिए जो दिए गए हैं, ये इकाई प्राकृतिक अपहरण के विषय और इकाइयों के नदियों की प्रमुख विशेषताएं। पानी अनमोल अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि किस प्रकार बारिश में हमें अनमोल यानी ये इसमें पूरा का पूरा आपका चैप्टर का सार दिया गया है, जो कि टीचर्स को पढ़ना है और टीचर्स को ये पता चल जाएगा कि ये चैप्टर किस वे में है। ठीक है। कक्षा ये और ये अलग से हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। कक्षा में एक भोजन मेल की योजना बनाएं। इसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज, मसाले, फल, सब्जियां आदि प्रदर्शित करने का प्रयास करें। और सेकंड पॉइंट देखते हैं। जल संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पात्रों और बर्तनों का प्रदर्शन आयोजित करें। आप अपने चित्र भी प्रदर्शित करें। देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट है उसमें यह बताया गया कि हमें जो है ना एक भोजन मेला का आयोजन करना है। उसमें बच्चों को अनाज के बारे में कि कितने प्रकार के अनाज होते हैं, मसाले के टाइप्स, दाल कितने प्रकार की होती है, कौन सी दाल का क्या नाम है, कौन सी दाल किस मौसम में उगती है, कौन सी फल और सब्जियां किस किस मौसम में उगाई जाती है, ये सारी चीज़ों का हमें बेसिकली बच्चों को अवेयरनेस कराना है। और उसके बाद जल संग्रहण के लिए जो है ना हमें, हम तो ये सारा दाल वाला डाटा जो हो गया यानी फूड से रिलेटेड डाटा है, वो तो हम लोग लेके आ सकते हैं एज अ सैंपल। छोटे छोटे दाल हो गए, थोड़े थोड़े से सबको ला सकते हैं। बट ये जो जल संग्रहण वाला है, इसके लिए डाटा कैसे दिखाएंगे, तो बच्चों को ड्राइंग के माध्यम से हम सब कुछ बताएंगे, प्रदर्शित करेंगे और बच्चों को दिखाएंगे। भोजन, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य के आदान संबंधित प्रणालियों और आयु अनुरूप लघु वीडियो और फिल्मों की कहानी पुस्तकें और कविताएं अपने पास तैयार रखें। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें भोजन, पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य इस सब के बारे में अवेयर करते रहना है। बुक्स हो, फिल्म के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, हमें इन सब का अवेयर करना है और उनको
अच्छे से अच्छी चीज़ों के द्वारा उन्हें समझाया जाए। शैक्षिक भूमिका बातचीत अपने आस पड़ोस के विभिन्न जल स्रोतों को देखने के लिए सुरक्षित तरीकों से वहां जाने की योजना बनाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए किसी योग प्रशिक्षण योग्यता प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करें। बच्चों को साफ सफाई स्वच्छता बनाए रखने के विषय पर में बात करने के लिए एक स्वच्छता अभियान का आमंत्रित भोजन मेला के दौरान अपने पारंपरिक व्यंजनों के बारे में जानकारी साझा करने का इसके बारे में बताने के लिए अभिभावकों तथा समुदाय के अन्य सदस्यों को आमंत्रित करें। हमें क्या करना है, बच्चों को ये कहना है कि आपके लिए जल यानी जो जल के स्रोत हैं, आप किस माध्यम से आपके घर में पानी आता है या किस किस माध्यम से और आ सकता है, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, उसके बारे में आप जानकारी लेके आइए, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर साफ़ सफाई के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है। और उसके बाद जो है और एक भोजन मेला का लिए जो हमने शुरू में बताया था वैसा आयोजन करना है। यानी ये सारी चीज़ों का हमें आज अब प्रेजेंटेशन देना है बच्चों को कि बच्चे अच्छे से अच्छे समझ पाएँ। और ये सारे चीज़ करने के टीचर्स के पास जो वे दिए गए हैं इसी वे में करना है। चलिए चैप्टर नंबर 7 में देखते हैं। ये सारे चैप्टर्स तो आपको यानी वाटर से रिलेटेड ही हैं। इस अध्याय का पहला भाग तब पढ़ाया जाए जब आपने क्षेत्र में वर्षा हो रही हो। तब बच्चे स्वतंत्रता से इसका अवलोकन कर सकते हैं। वो प्रश्न पूछने, अनुमान लगाने, चर्चा करने, चित्र बनाने तथा अपने अवलोकनों को दर्ज करने जैसे अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस चैप्टर को हमें टीचर्स को ये बताया गया कि इस चैप्टर को हमें तब पढ़ाना है जब उस क्षेत्र में बारिश हो रहा हो या बारिश का मौसम हो, क्योंकि इसके कारण ही बच्चे ये सारी चीज़ें पूछ पाएंगे, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, फिर चर्चा कर सकते हैं, ड्राइंग देख के बना सकते हैं कि हाँ ऐसा दिख रहा है, लाइव है, इसको ड्राइंग दर्शाते हैं अपने कॉपी में। एक अच्छा अनुभव कर पाएंगे और उनसे रिलेटेड जो जो चीज़ें हों क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों के मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए कि यहाँ पे बुक में लिखा है कि टीचर को ये तब पढ़ाना चाहिए जब बारिश का मौसम हो, बट इंडिया में तो कुछ वैसे भी स्टेट हैं जहाँ पे बारिश ना के बराबर होती है। तब क्या किया जाए? तब भी हमें बारिश वहाँ पे नहीं होती, लेकिन कुछ वैसे मौसम्स होते हैं जैसे बसंत ऋतु हो गया, वैसे ही बरसात के भी कुछ मौसम्स होते हैं, तो उस टाइम तो हम लोग पढ़ाएंगे ना। और नॉर्थ इंडिया में तो बर्फ़ नहीं पड़ता, तो क्या हम लोग बर्फ़ के बारे में नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ही। तो वही चीज़ है, जब मानसून का टाइम पीरियड हो तो उस टाइम पढ़ाएं, क्योंकि उस टाइम तो बच्चे सुनते हैं ना कि मानसून आ गया, ये हो गया, तो इसलिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस चैप्टर में अगला पॉइंट आपके लिए ये है, जो टीचर्स के लिए है। अगला पॉइंट ये है कि जल चक्र के बारे में बच्चों को कक्षा 4 में बताया जाएगा। अभी बच्चों को केवल यही बताएं कि पक्की सतह पर बरसात के पानी
और सूरज की गर्मी से सूख जाता है। बरसात की वह पानी जिसे मिट्टी सोख लेती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह आप यह हमारे पानी के स्रोतों को भी भर देती है और पेड़ पौधों को बढ़ने में सहायता करती है। कक्षा 4 में जो है बताया जाएगा कि जो बच्चों को केवल हर जगह जो है सीमेंटेड हो गया है, इससे क्या नुकसान है। इससे ये नुकसान है कि पानी है वो ज़मीन के अंदर रिस नहीं पा रहा है। इससे वाटर लेवल जो होता है वो हमारे लोगों का डाउन चला जाता है। इसके कारण गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही है, सूखा हो जा रहा है। ठीक है। जब यानी जब कंक्रीट की सतह नहीं होती है तो पानी क्या होता है, वो मिट्टी में रिस जाता है। इससे वाटर लेवल भी बढ़ता है हम लोगों का। और जो आसपास में पेड़ पौधे होते हैं उनको भी ग्रोथ में अच्छा रहता है। ठीक है, उसमें भी ग्रोथ में सहायता करता है। बाकी जल चक्र के बारे में जो है ना, हम लोग को अगले क्लास में, अभी थर्ड क्लास की बुक चल रही है, फोर्थ क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। ये चैप्टर में इतना ही डाटा था टीचर से रिलेटेड, टीचिंग पेडालॉजी से। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारा भोजन। इसमें जो डाटा दिया गया है टीचर्स के लिए, बच्चे से उनके पसंद की खाने की चीज़ों के नाम पूछे, उनके नाम बोर्ड पर लिखे और बच्चों को उनके बारे में बताने के लिए प्रेरित करें। हमें एक एज अ डिबेट टाइप में करना है क्लास में, कि हर एक बच्चे का फेवरेट फूड का पूछना है कि आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है, आपका कंफर्ट फूड क्या है। अच्छा, आपका कंफर्ट फूड ये है। ठीक है, तो आप इसके बारे में बताइए कि ये बनता कैसे है, किस मौसम में खाया जाता है, क्या ये 12 के 12 मंथ खा सकते हैं, या 12 से 12 मंथ अवेलेबल होते हैं। जैसे कुछ बच्चों को होता है कि हाँ मुझे सरसों का साग अच्छा लगता है, तो क्या 12 मंथ अवेलेबल है? नहीं। गाजर अच्छा लगता है तो कब कब अवेलेबल है, कौन कौन महीने में अवेलेबल हो सकता है। वैसे ही चीज़ें बच्चों के साथ डिबेट करनी है। इससे बच्चों को रबी और खरीफ की फसल कब होती है, कौन सी फल और सब्जियां किस मौसम में उगती हैं, किस महीने में आपको खाने के लिए मिलता है। कुछ बच्चे कहेंगे मुझे आम पसंद है, तो आम कब आता है? गर्मियों के मौसम में आता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होंगी, बच्चों के साथ डिस्कशन होगा। बेसिकली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है या उससे पहले था, सबका यही कहना था कि हमें बच्चों को ईवीएस पेडालॉजी में हमें बच्चों को एनसीईआरटी से यानी बुक से यानी क्लास से बाहर की दुनिया से हमें जोड़ना है, क्लास में बैठे बैठे। वो हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ रट्टाफिकेशन करा के तो नहीं, हम डिबेट करा सकते हैं, नई नई एक्टिविटी करा सकते हैं। इसीलिए टीचिंग पेडालॉजी में आप देखते होंगे, ईवीएस पेडालॉजी में जब क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आपको एज अ सिचुएशन बेस्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में तो अब डाटा भी उसी हिसाब से किया गया है, नया अपडेट किया है। चलिए देखते हैं ये आगे।
ये चैप्टर में इतना ही डाटा था, ये ख़त्म। अब चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। सॉरी, स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, रहे नहीं रहो। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है ये आपका। इसमें देखते हैं ईवीएस पेडालॉजी से रिलेटेड कितना डाटा दिया गया है आपके लिए, भाविक शिक्षक के लिए। ये रहा आपका डाटा। बच्चों की दिनचर्या इस पर निर्भर करती है कि वे कहाँ रहते हैं और उस जगह पर पानी जैसे संसाधनों किस प्रकार उपलब्ध है। सिंचन की इस बातों पर चर्चा करें। स्वच्छता के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी पारंपरिक तरीके और प्राकृतिक चीज़ों जैसे बालों के लिए रीठा या सिकासाई का प्रयोग पर चर्चा किया जाए। इसके साथ ही घर की साफ सफाई के लिए सुरक्षित प्रभावशाली विधियों का भी प्रयोग में लाया जा सकता है। हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए कि उनकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है और वो किस जगह से पर पानी से संबंधित उनके यानी पानी कैसे मिलता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए। दिनचर्या की बात की गई है तो हर एक स्टेट का एक अपना अलग ही वे है। जो स्टेट ऊपर के साइड हैं जैसे है श्रीनगर हो गया, लेह लद्दाख हो गया, वहाँ के बच्चे जब उठेंगे उनकी दिनचर्या अलग होगी। जो साउथ साइड के बच्चे होंगे हैं वो उठेंगे उनकी दिनचर्या अलग होगी। जो नॉर्थ साइड के बच्चे हैं वो उठेंगे उनकी दिनचर्या अलग होगी, उनकी टाइमिंग्स अलग हैं उठने की, उनका नाश्ता ब्रेकफास्ट का तरीका अलग है। पानी की बात की गई तो हर एक जगह पानी का एक पर्टिकुलर सोर्सेस अलग अलग यूज होते हैं, इस पर चर्चा करना है। उसके बाद जब यानी स्वच्छता की बात आती है, साफ सफाई की बात आती है, तो उसके जो पारंपरिक तरीका है जैसे कि आपको बाल साफ करने के लिए रीठा हो गया, सिकाकाई हो गया, ये सारी वो तरीके हैं जो शैम्पू का काम किसी टाइम में किया करते थे। आज शैम्पू हो गया, जब ये शैम्पू नहीं थे तब रीठा और सिकाकाई का ही प्रयोग करके बाल साफ किए जाते थे। इससे बाल भी साफ होता है और नेचुरली आपके बाल झड़ेंगे भी नहीं। ठीक है, यही सारी चीज़ें हमें बच्चों के साथ डिस्कस करना है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए कि उनके घर में यानी साफ सफाई कैसे होता है, उनके लिए सफाई कैसे अच्छे से अच्छा हो सकता है। यहाँ पे अच्छे से अच्छा होने का मतलब जी कि जो मिट्टी के घर हो गए तो उनमें जैसे गोबर की लिपाई हो गई जिसके कारण जो जम्स होते हैं मिट्टी में वो नीचे के नीचे ही मर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई, वो भी एक तरीके से साफ सफाई हो गया। और कुछ लोग होते हैं जिनमें झाड़ू वगैरह नहीं लगता जिनके घर में, वो सारी चीज़ें बच्चों को अवेयर करना है कि नहीं साफ सफाई रखनी है, इससे बीमारियां नहीं आती हैं। ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को अवेयर करते रहना है, बच्चों को बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर के प्रमुख 3 प्रकार के व्यायामों की आवश्यकता होती है। हृदय एवं श्वसन अंगों के सुदृढ़ करने के लिए व्यायाम, मांसपेशियों और हड्डियों के सुदृढ़ करने के लिए व्यायाम यानी स्वस्थ करने के लिए व्यायाम, और शरीर को लचीला रखने के लिए लचीला बनाए रखने और बढ़ने के लिए व्यायाम व्यायाम करते हैं। हम लोग जो
बेसिकली एक्सरसाइज होता है, वो व्यायाम जो होता है वो तीन तरीकों के लिए किया जाता है। पहला तो आपका हृदय एवं यानी जो हार्ट हो गया, और जो हमारी श्वसन यानी सांस लेने की फेफड़े वगैरह हो गए, इनका व्यायाम यानी इनकी एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। दूसरा हो गया मांसपेशियां एवं हड्डी को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए हमें अच्छे से अच्छा फूड लेना है, कौन से एक्सरसाइजेस करने हैं, ये सारे शरीर को लचीला कैसा बनाना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे बच्चों के साथ डिस्कस करना है, डिबेट करना है कि क्या क्या तरीके आप यूज़ कर सकते हो। जैसे रस्सी कूदने से क्या फ़ायदा मिलता है, योगा करने से क्या होता है, रनिंग करने से कौन सी एक्सरसाइज होती है, उससे क्या फ़ायदा है रनिंग करने से। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ हमें डिस्कस करना है। चलिए आगे देखते हैं। जब भी बच्चे किसी अनजान व्यक्ति से मिले तो उन्हें सावधान रहने के लिए संचेतन करें सचेत करें। माता पिता जब भी अपने बच्चों को लेने के लिए नए व्यक्ति को भेजे तो विद्यालय के साथ पहले ही तय पासवर्ड का उपयोग करें। हमें बच्चों को बताना, अवेयर करना है कि कैसे उन्हें किसी अनजान लोगों से संपर्क में नहीं आना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे बच्चों की रक्षा हो सकती है, बच्चों का किडनैपिंग जो हो रहे हैं, अपहरण वगैरह, इन सब पे रोक लग सकता है, बच्चों के साथ कुछ गलत होने से बचाया जा सकता है। पेरेंट्स के लिए भी एक हिदायत देना है कि अपने माता पिता को, जो भी अपने बच्चों में कोई नए गार्जियन या किसी को भेजे तो उसके लिए पहले से स्कूल के साथ बातचीत करके भेजे। ऐसे नहीं, इस चीज़ को स्कूल को भी अपडेट करना होगा कि किसी बच्चे के लेने कोई और नया पेरेंट्स आ रहा है, उसकी जगह कोई भी न्यू रिलेटिव आ रहा है, तो पहले वो वेरीफाई करे तभी बच्चे को भेजे। ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ डिस्कस करना है, बच्चों को अवेयर करना है कि जो अनजान लोग हैं उनसे बात नहीं करना है बिना सोचे समझे, उनसे कुछ नहीं लेना है, उनसे कोई भी सहायता नहीं लेनी है। सहायता इन द सेंस कि वो फ्री में कुछ खाने के लिए दे तो नहीं लेना, हो सकता है वो नशीला पदार्थ हो, कुछ भी हो। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करना है, बच्चों को अवेयर करना है चैप्टर को ये पढ़ाते हुए कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये सारे ड्राइंग्स दिए गए हैं, इसके बेस पे भी आप बच्चों को बता सकते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि अच्छी नींद, अच्छे आहार एवं व्यायाम का संबंध अच्छा महसूस करने के साथ साथ पहचानें। उनके साथ वो सभी यह भी चर्चा करें कि क्या किसी अच्छे आदत का नियमित रूप से पालन करना कठिन है। यह तालिका को भरने एक तरह से पाठ का आकलन है। हमें बच्चों को एक एक्टिविटी करानी है, बच्चों से पूछना है कि वो नींद अच्छी लेते हैं कि नहीं, कि उनको बताना है कि अच्छी नींद और अच्छा भोजन यानी आहार जिसमें प्रोटीन अच्छा हो, इससे और जो व्यायाम है, एक्सरसाइजेस करने से उनके शरीर में क्या क्या चेंजेज होते हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, इन सब चीज़ों पे हमें बच्चों के बीच में चर्चा करनी है। उनके व्यूज़ जानने हैं, उनका विचार क्या है, ये सब कुछ जानना है, और वो किस नियम का पालन करते हैं, और इस सबको यानी नियम को पालन करने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती है। सबसे बड़ी कठिनाई समय से उठना सुबह, इस सब को, इन सब चीज़ का आकलन करेंगे हम, और चार्ट में जैसे इसको प्रिपेयर करेंगे, भरेंगे,
तो इससे क्या होगा, इससे पूरे पाठ यानी जो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है व्यायाम को लेके उसको लेके, ये पूरा चैप्टर का जो है ना निचोड़ मिल जाएगा, आकलन हो जाएगा पूरे चैप्टर में, बच्चों को कितना ध्यान रहा है, कितना उनके दिमाग में आ पाए हैं, कितना वो सीख पाए हैं। और यहाँ पे जो एक लाइन है कि अच्छा आहार, इस आहार के बारे में जब आप बात कीजिएगा तो उन्हें बताइएगा कि जो गवर्नमेंट है, जो मिड डे मील की स्कीम चालू हुई थी, गवर्नमेंट का यही मानना था कि जो बच्चों को जो पोषण है, जो गरीब बच्चे हैं उन वो अच्छा खाना कम से कम दिन में एक बार पौष्टिक आहार ले पाए। इसीलिए उन्होंने मिड डे मील स्कीम चालू किया था, जिसके थ्रू बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है, पौष्टिक आहार दिया जाता है, उसमें पूरी चार्ट होता है। आंगनबाड़ी वगैरह में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मिल्क वगैरह सब कुछ आता है। ठीक है, तो बच्चों के सारे न्यूट्रिशंस वगैरह पूरे हो सके, यानी हमें हर एक चैप्टर को पढ़ाना है, उसमें जो ये एक्सरसाइजेस दिए हैं ये सब कराना है। इससे क्या होगा, बच्चों को सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। और जो इस चैप्टर्स में ये पॉइंट दिए गए हैं येलो टर्न में, ये ये सारी चीज़ें टीचर्स के लिए हैं, और यहीं से आपका ईवीएस पेडालॉजी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप ईवीएस पेडालॉजी के जो भी आप ये देखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा। जो पेडालॉजी है, टीचिंग पेडालॉजी, ईवीएस पेडालॉजी, वो सारी की सारी इसी में दिए गए हैं, इसी के थ्रू आपको बच्चों को ये करना है, और इसी से आपका क्वेश्चन भी रहेंगे। चलिए अगला देखते हैं, जो टीचर के लिए संकेत दिए गए हैं यानी पॉइंट दिए गए हैं। इस पूरे एक्टिविटी में आपको, यानी कहने का मतलब कि घड़ी बनाना है, पहले बच्चों को ग्रुप्स में बांटना है, ग्रुप्स में बांट के उनको 24 हिस्से में विभाजित करना है, फिर 12 में 4 4 के ग्रुप में करके फिर उसको 12 और यानी घड़ी का पैटर्न बनाना है, 24 भागों में बांटना है। यानी जैसे कि अशोक स्तंभ के बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 तिल्लियाँ होती है, जो हमारे नेशनल फ्लैग में बीच में जो अशोक चक्र होता है उसमें 24 तिल्लियाँ होती है, उसके बारे में जो नॉलेज देना है एज ए प्रैक्टिकली हम उन बच्चों को ऐसे समझाएंगे तो वो बच्चे ये इस चीज़ को ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकली जिया है। इसीलिए हर चीज़ को हमें प्रैक्टिकली करना है, या बाहर की दुनिया से इसको जोड़ने के लिए कहा जाता है, इसलिए। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे, उसमें लिखा है घड़ी का चित्र बनाने तथा झंडे में अशोक चक्र बनाने में भी सहायक होगा। ये 24 तिल्लियों में बांटना और ये सारी एक्टिविटी करा के हम बच्चों को, एक कहते हैं ना, हम किताबी नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हम उसको बाहर की दुनिया से एज अ ऐड कर रहे हैं, समझा रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आपकी 4th यूनिट चालू हो गई। इसमें अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, वस्तुओं की दुनिया। इसमें देखते हैं आपके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। देखिए, इसमें बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं उसमें है, बच्चों बच्चों को अपने परिवारों के समानांतर तौर पाई जाने वाली वस्तुएं जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, थर्मामीटर में मौजूद पारा, मरकरी, या ये सारी चीज़ें जो भी नाम यहाँ पे दिए गए हैं, इनको दो भागों में इन्होंने बांटा। पहला तो ये जो दे दिया, ठीक है, फिर दूसरा है मिश्रित धातु, जैसे कि स्टील, पीतल, कांसा आदि। ये सारे मिश्रित धातु जो जो दो या दो से ज़्यादा धातुओं से मिलकर बने हैं। आप देखिए, बच्चों के साथ ये सारी डिबेट करेंगे, आप बताएंगे कि लोहा, जैसे कि ये टेबल है, टेबल में ये जो कील दी गई है ये लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया। थर्मामीटर के अंदर जो आपको एक पारा टाइप में ऐसा नज़र आता है जिसमें बुखार दिखता है 101 102, अब तो डिजिटल आ गया, बट जो पुराने वाले उसमें ऐसा रहता था, उसको मरकरी कहा जाता है।
कि सारी जो भी धातु हैं सारी की सारी प्योर हैं, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, ये प्योर है। ठीक है। जैसे कि अब आगे जो दी गई है एग्जांपल, स्टील, पीतल, कांसा, ये सारी मिश्रित धातु होते हैं। जो ये दो अलग अलग धातुओं, दो या दो से अधिक, तीन चार धातुओं को मिला के एक जो धातु तैयार होता है उसको मिश्रित धातु कहा जाता है। स्टील, स्टील को तैयार करने के लिए अलग, पीतल को अलग, कांसे को अलग, सबकी दो, सब में दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को हम कराएंगे। ठीक है। और ये एक्टिविटी के द्वारा हम बच्चों को बताएंगे कि क्या है कैसे है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपके लिए जो दिया गया है वो इस चैप्टर में मुझे लग रहा है एक ही है, एक पॉइंट ही है। अगला पॉइंट आपको मुझे लग रहा है नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। चलिए, नहीं नहीं, इस चैप्टर में एक और पॉइंट है आपके लिए। ये कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, इसको आप पूरा देखिएगा। कुछ पदार्थ जैसे कि रबर, रेशे तथा मोम पौधे एवं पशु पक्षियों द्वारा प्राकृतिक रूप से भी बनाए जाते हैं और और कृत्रिम तरीके से भी बनाया जाता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खी के अपने छत्तों के लिए मोम बनाती है, परंतु इस तरीके से मोम पेट्रोलियम से भी बनाया जाता है। पेट्रोलियम एक प्रकार का तरल पदार्थ है जो कि धरती के नीचे से मिलता है, गहराई में मिलता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि पेट्रोलियम से भी बनता है। पेट्रोलियम अधिकतम पदार्थ जैसे कि पेट्रोल, प्लास्टिक, रबर या पैराफिन, मोम आदि अजैविक निर्मित कचरा पैदा करते हैं। कक्षा 3 में इस अवधारणा का केवल उल्लेख भर करें। आगे की कक्षाओं में इन पर विस्तार रूप से चर्चा की जाएगी। जब हम थर्ड क्लास के बच्चों की ये सारी चीज़ें पढ़ाते हैं तो हमें ज़्यादा डेवलप में यानी गहराई में नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अगली क्लास में इससे गहराई में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चों को अभी अभी ये चीज़ें चालू हुई हैं, उतना नॉलेज नहीं है, हमें एकदम डीप में नहीं ले जाना है। बस बताना है कि ऐसा नहीं, ये इस जैसे कि हमें देखिए रबर हो गया, रेशम हो गया, मोम हो गया, ये सब हमें पौधे से भी मिलते हैं, पशु पक्षी प्राकृतिक रूप से भी मिलते हैं, और बाकी इसका हमें दूसरे फॉर्म से भी मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें मोम की, मोम जो है मधुमक्खी के छत्ते में नेचुरल वे में बनता है, जो कि आगे पॉलिश वगैरह इन सब में यूज होता है। बाकी जो मोम होते हैं वो पेट्रोलियम पदार्थ से बनते हैं, जो कि हमें कच्चा तेल मिलता है उससे भी बनाया जाता है। उसको रिफाइन करके उससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, फिर केरोसिन बनता है, फिर मोम हो गया, ये सारे फॉर्म्स हो गए। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें तो मैंने आपके लिए बताई है, लेकिन आपको बच्चों को इसके बारे में उतना डीप में नहीं जाना है इस क्लास में। ये यहाँ पे लिखा गया है कि कक्षा 3 में इस अवधारणा का केवल उल्लेख भर करें। आगे की कक्षाओं में इन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अभी बस उनको उल्लेख करना है, छोटा सा एक ओवरव्यू देना, हमें एकदम गहराई में नहीं लेके जाना है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि बच्चों को अभी इतनी चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि पेट्रोलियम क्या होता है, कच्चा तेल क्या होता है, फिर उसे फिल्टर करते हैं तो डीजल, एक ही चीज़ से डीजल कैसा बन जाता है, पेट्रोल कैसा बनता है, सीएनजी गैस कैसा बन रहा है, पेट्रोलियम जेली कैसा बन रहा है। ये सारी चीज़ें समझने में उन्हें टाइम लगेगा, एक साथ ही नहीं हो सकता, इसलिए हमें बस छोटा सा ब्रीफ देना है यहाँ पे, और आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे आगे वाली क्लास में। चलिए ठीक है, फिर आगे देखते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 10 यहाँ पे ख़त्म होता है। चैप्टर नंबर
11 यहाँ से चालू होता है। कैसे बने ये वस्तुएं, यानी यहाँ पे देखेंगे कि वस्तु कैसे बन रहा है, ये चीज़ें बनाने के क्या क्या तरीके हैं, ये इस चैप्टर में बताया गया है। और इसमें आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो दी गई हैं, इस पेज पे होगा, जस्ट अ मिनट। इस चैप्टर में आपके लिए कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा। इसमें सारी चीज़ें मिट्टी से रिलेटेड है, मिट्टी की चीज़ें कैसे बनती है। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में देखते हैं क्या और कैसे करें इनका। चलिए इस चैप्टर में देखते हैं आपके लिए टीचर्स के लिए क्या इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, क्या है। ये रहा, बच्चों को उन कार्यों के बारे में याद दिलाएं जिनसे अतिरिक्त कूड़ा कचरा पैदा होता है, जैसे कि डब्बाबंद भोजन व खाने की चीज़ें, प्लास्टिक व सजावट का सामान आदि। हमें बच्चों को गाइड करना है कि हमें इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, इसलिए हम कम से कम कचरा को पैदा करें। सबसे बड़ा एग्जाम्पल बच्चों के लिए ये रहेगा कि वो इस एज में आप डब्बा बंद खाने की बात हुई है, तो हम बच्चों को देखते हैं कि इस टाइम स्नैक्स खाने का बहुत शौक होता है, चिप्स वगैरह। तो इससे क्या होता है, इससे जो वन टाइम यूजेस हो गया, प्लास्टिक खाया और वो डिज़ोल्व होने में टाइम लगता है। इस इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हम बच्चों को प्रेरित करें कि जितना हो सके उतना नेचुरली घर का खाना खाएं। हेल्थ भी अच्छा रहेगा, वो न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करेगा। डब्बा बंद खाना खाने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपका। तो सबसे बड़ा बात न्यूट्रिशंस की दिक्कत, दूसरी बात आपका जो है यानी पॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे हम पॉल्यूशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड बात हो रही है। ठीक है, हमें बच्चों को यहाँ पे मना करना है जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम कचरा को वो पैदा करें। यहाँ पे यह पैदा करने का मतलब यानी कि जितना कम से कम हो सके उतना डब्बा बंद खाना खाएं। बाहर वो सारी चीज़ें जैसे स्ट्रॉ यूज करना, वो सारी चीज़ों के लिए हमें रोकना है बच्चों को। अगर वो ग्लास से पी सकते तो स्ट्रॉ की क्या ज़रूरत। उतना तो कम प्लास्टिक वेस्ट हुआ बच्चों से, क्योंकि हमें बच्चों को अवेयर करते रहना है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपके लिए एक और इंफॉर्मेटिव चीज़ है। अखबारों और ना काम करने वाले वस्तुओं का उपयोग करके आप भी बहुत सारी नई वस्तुएं बना सकते हैं। और अधिकतर जानकारी के लिए यह एक उन्होंने वेबसाइट की लिंक दी है। जो हमारा ई वेस्ट यानी जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, अखबार हो गया और जो काम की चीज़ें नहीं है, प्लास्टिक हो गया, इन सब से हम लोग एक नई वस्तु, जैसे कि अब प्लास्टिक बैन होने के कारण आप देख लोगे पेपर बैग आ रहा है। तो पेपर बैग हम लोग घर में ही बना सकते हैं। हमारे घर में जो अखबार आ रहा है पढ़ने के बाद वो बेकार हो जा रहा है, तो उसका क्या क्या यूज़ हो सकता है। पहला यूज़, बुक में कवर कर चढ़ाने का। सेकेंडरी यूज़, हम उसको एक एज अ ड्राइंग में शो पीस ले सकते हैं। अब बच्चों में
उसका थैला बनाने को कह सकते हैं। और भी जो चीज़ें हैं जो रीयूज़ हो सकती है, उसको रीयूज़ करवाना है बच्चों से। आर्ट बनवाना है जो वेस्ट हो चुके हैं, प्लास्टिक या पेपर बैग हो गया, या जो भी कपड़ा वेस्ट हो रहा है उस कपड़े पे कैसे आर्ट वर्क करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताना है उनके लिए। उन्होंने एक गवर्नमेंट की वेबसाइट का भी लिंक दिया है। इस वेबसाइट पे बच्चों को भेजना है या हम उन्हें दिखा सकते हैं। अब तो धीरे धीरे गवर्नमेंट स्कूल में भी स्मार्ट बोर्ड आ गया है, तो स्मार्ट बोर्ड पर जस्ट उन्हें सर्च करके ये सारी वेबसाइट को हम लोग विजिट करवा सकते हैं। ये बच्चों के लिए वेबसाइट दी गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अगला पॉइंट ये रहा। शिक्षक इस गतिविधि को यह समझने के लिए भी कर सकते हैं कि धारादार या नोकीले हानिकारक चीज़ें जैसे कि टूटी हुई कांच की वस्तुएं, सुई आदि को भी कपड़े या कागज़ में लपेटकर फेंका जाए, जिससे सफाई कर्मियों को कोई हानि ना पहुंचे। हमें बच्चों को अवेयर करना है कि जो चीज़ें हम लोग एज अ डस्टबिन में डाल रहे हैं, उससे किसी दूसरे बंदों को कोई हार्मफुल ना हो। जैसे कि हमें कोई नोकीली चीज़, जैसे कि मानिए कि आप आईना में शक्ल देखते हैं जिसमें आप देख के आप बाल बनाते हैं, आईना टूट जाए, वो शीशा, तो शीशे को हम डायरेक्टली फेंकेंगे तो जो हमारा कूड़ा उठाता है डस्टबिन से, हो सकता है उसके हाथ में लग जाए, खून आ जाए। तो इसलिए हमें उसको कागज़ में रैप करके फेंकना है। नोकीली चीज़ें हैं उनको ऐसे ही करके फेंकना है, टूटी हुई कांच की वस्तु है। उसके बाद हो गया कपड़ा, कागज़, ये सब में लपेट के हमें फेंकना है। कोई भी चीज़ को डायरेक्टली नहीं फेंकना है, जिससे हो सकता है कि हमें उसे नुकसान ना पहुँचे। हमें दूसरों को भी ख्याल रखना है कि हमारे वेस्ट से किसी दूसरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब उसका भी जैसे कि आप देखते होंगे कुछ चीज़ें होती हैं। आ, एक तो आपका एग्जाम्पल हो गया, कांच का हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो डेली यूज़ में होता है कि चाकू टूट गया, हमें चाकू को फेंकना है, तो हम उसे रैप करके नहीं फेंकेंगे, जस्ट हम उसे दे देंगे। वो नोकीला होता है, धारदार होता है, हाथ कट सकता है, सामने वाले इंसान को टिटनेस हो सकता है। तो इस सब चीज़ों से बचाने के लिए हमें उसे रैप करके फेंकना है और बच्चों को समझाना है ये चीज़ें। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या दिया गया है बुक में। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और आज आपकी ये बुक यहीं पे थर्ड क्लास की ख़त्म हुई। आगे से इसमें कुछ और ऐड ऑन है जो मैं अभी आपको इसमें बताता हूँ कि आपको इसमें क्या क्या बाकी रह गया, क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, आपकी थर्ड क्लास की बुक आज यहाँ पे ख़त्म हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फोर्थ क्लास से चालू करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनसी आपकी जो ईवीएस पैडोलॉजी होती है पेपर वन में, ईवीएस के सेट 30 क्वेश्चन होते आते हैं, जिसमें से 15 नंबर आपका ईवीएस से होता है और 15 नंबर आपका ईवीएस पैडोलॉजी का से होता है। जो मैंने अभी येलो वाले पोर्शंस कराए थे टीचर, तो वो ईवीएस पैडोलॉजी में उसे क्वेश्चन आते हैं। जो ईवीएस के क्वेश्चन हैं उन इन्हीं चैप्टरों के बीच से आते हैं। जैसे कि आपका हो गया पहला यूनिट हो गया मेरा परिवार एन मित्र। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि जैसे ये चैप्टर चालू होता है, यहाँ पे मैं ये बताता हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं ईवीएस के अंदर, और आपको उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रख के
मैं ये भी कराऊंगा आगे वाली क्लास में, ठीक है। प्रॉपर बुक रीड और वो दोनों ही आपको दूंगा। अभी पैथोलॉजी के हिसाब से मैंने पढ़ा है, आगे मैं दूसरा एक फॉर्मेट पढ़ाऊंगा जिसमें आपको मैं ईवीएस के हिसाब से पढ़ाऊंगा इसको। इसमें इसने अपने फ्रेंड्स के बारे में बताया है कि वो कैसे उसकी दिनचर्या है, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ कैसे ये खेलता है बारिश में, और ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों से भी यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। मैं जब ये पोर्शन कराऊंगा तो तब मैं साथ के साथ आपको जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बने हैं वो सारी चीज़ें मैं साथ के साथ आपको चैप्टर होने एंड, पहले चैप्टर कराने के बाद चैप्टर के एंड में वो सारी चीज़ें आपको मैं कराता जाऊंगा कि उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और कौन से ईयर में आए हैं, कौन सा सेट में आए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसके लिए निश्चिंत रहें, आपको यहाँ पे सारी डाटा, सारा ही चीज़ आपको एक ही साथ कराया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइबर्स को प्लीज़ इंक्रीज कीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे जाके या फेसबुक पे, आप कहीं पे भी क्वेश्चन आप अपना भेज सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा उसका। जो भी आपके प्रॉब्लम होगा उसका आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है। आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का कोई भी जो चीज़ आपको डाउट हो, जो नहीं समझ आ रहा हो, मैं वापस से कोशिश करूँगा उसको समझाने का। या कोई पोर्शन स्पेसिफिकली आप चाहते हैं कि इस चीज़ पे आपका वीडियो होना चाहिए, आप वो भी बताइए, मैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।